नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? सामान्य हिंदी या कंपटीशन वाली हिंदी या आप ये कह लो कि आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी में संज्ञा का क्या रोल है और ये क्या कोई महत्वपूर्ण स्थान रखती है हिंदी में? ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो संज्ञा क्या होती है? वो वैसे तो नॉर्मली हम ये कह देते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन क्या कोई संज्ञा के भेद भी होते हैं? यदि संज्ञा के भेद होते हैं तो कितने भेद होते हैं? यदि जैसे मैं आपसे कह दूं मनुष्य, यदि मनुष्य आप इस तरह से लिखते हैं तो मनुष्य को आप कहें कि ये क्या है? एक मनुष्य एक संज्ञा है। हाँ संज्ञा है, लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि मनुष्य एक संज्ञा है तो संज्ञा भी कौन सी है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर कि हाँ जी ये किस तरह की संज्ञा होगी। तो ये क्या एक भाववाचक संज्ञा है या एक जातिवाचक संज्ञा है या एक समूहवाचक संज्ञा है? तो ये सब आपको यहाँ पर आगे को इसमें देखने को मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे आज संज्ञा को और संज्ञा के बारे में देखेंगे संज्ञा के भेद कैसे होते हैं और कितने प्रकार के भेद होते हैं या संज्ञा का हम कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखो ये जो वीडियो होगा ये आपका यूपी टेट, सी टेट जो एग्जाम होने वाला है सी टेट का 31 तारीख से फार्म भी भरे जाएंगे आपके सी टेट, और उसके साथ साथ जो आपका यूपी पीसीएल, उसके साथ यूपी ट्रिपल एससी और जो अदर वेरियस एग्जाम होते हैं उन सब के लिए यूजफुल होने वाला है। तो हम शुरुआत करेंगे संज्ञा से, तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो देखो संज्ञा होती क्या है? तो संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को ही संज्ञा कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे मैं कह दूं राम, राम भी एक संज्ञा है। ठीक, अभी हम इसके भेद की बात नहीं कर रहे, हम केवल और केवल संज्ञा की बात कर रहे हैं। राम भी एक संज्ञा है। उसी तरीके से मनुष्य, तो मनुष्य भी एक संज्ञा ही है। जैसे नदी, नदी भी एक संज्ञा ही है, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कह लो दिल्ली, तो दिल्ली भी एक संज्ञा ही होगा ये, क्योंकि ये शहर का नाम है। जैसे आप कुछ भी लिख लो और लिख लो कानपुर, तो कानपुर लिखेंगे तो ये आपका कानपुर। तो कुछ भी जो भी आप नाम देखते हैं, नाम वगैरह जो भी स्थान देखते हैं, वो आपके सब क्या हैं? वो सब आपके संज्ञा होते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं और आप गंगा, तो ये भी क्या है? एक संज्ञा का ही नाम है। तो जब इनमें वेरिएशन आ जाता है, जब हम ये देखेंगे कि भेद कौन कौन से हैं, वहां पर वेरिएशन आएगा। लेकिन अभी भी हम केवल संज्ञा की बात कर रहे हैं। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है और भाव का भी नाम हो सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मिर्च बड़ी तीखी है, तो तीखी है तो इसका मतलब क्या है? तीखा आपने कोई देख लिया उसका? नहीं। इसका मतलब क्या है? तीखापन क्या है? उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब भावों में अपने आप को, अपने उस चीज को आप महसूस कर सकते हैं अपने भावों में। तो वही यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। वहां भी ये भाव भी हमारे कुछ ऐसे ही होते हैं, केवल इनको देखा नहीं जा सकता, केवल इनको महसूस किया जा सकता है। और देखो संज्ञा का जो वर्गीकरण होता है वो कई आधार पर होता है। पहला वर्गीकरण वस्तु की जीवंतता के आधार पर हो जाता है कि वस्तु, प्राणी कैसा है? जीवित है या प्राणी मृत्यु प्राय हो गया है। उस आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। दूसरा वर्गीकरण होगा गणना के आधार पर कि वस्तु को हम की गणना भी कर सकते हैं। जब आप गणना भी कर सकते हैं तो अगणनीय भी होंगी, कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो इनकी गणना नहीं की जा सकती। गणनीय के लिए जैसे मैं आपसे कह दूं कुछ आम दे दूं तो आप वही कहेंगे, आम गिन के बता दो कि ये आम कितने हैं। लेकिन मैं ये दी कहूँ कि दूध, दूध को गिन के बताओ तो दूध को गिना नहीं जाता, दूध को क्या हो जाता है? वहां पर मापा जाता है। तो वही काम यहाँ पर भी होने वाला है। जैसे तीसरा वर्गीकरण होगा आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कैसा जो होगा वर्गीकरण, वो हम देखेंगे किस प्रकार से। इसमें तीन प्रकार से होता है। जैसे आप देखते हैं रूढ़ शब्द, फिर होते हैं यौगिक शब्द, यौगिक में डिवाइडेशन होता है, फिर योग रूढ़ होते हैं आपके। तो योग रूढ़ शब्द में आपका इस तरीके से विभाजन हो जाता है। किस किस आधार पर होता है वो हम आगे देखेंगे इसमें। ऐसे ही आपका चौथा वर्गीकरण होगा, और चौथा वर्गीकरण ही इंपॉर्टेंट है आपका। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो पांच होते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और उसके बाद में आप देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरीके की जो संज्ञाएं आएंगी वो सब की सब आपके यहीं आती हैं। अर्थात यदि आपसे क्वेश्चन में सवाल पेपर में सवाल ये कर दे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आप पांच लगा ही दें।
तो एक तरीके से सही भी हो सकता है, लेकिन यदि वो ये कहते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताओ, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद दो होते हैं, और सॉरी हाँ तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक। ऐसे ही गणना के, यदि मैं आपसे कहता हूँ गणना के आधार पर संज्ञा के भेद बताओ, तो गणना के आधार पर भी संज्ञा के दो भेद होंगे। उसी प्रकार जीवंतता के आधार पर संज्ञा के भेद दो ही होते हैं। तो हमें जो पढ़ना है, मेन मेन जो पढ़ना है, हालांकि देखो पढ़ने तो सभी है, मोटे मोटे तौर पर सभी के बारे में देखना है इनको, लेकिन अर्थ के आधार पर सबसे ज्यादा डिटेल में देखेंगे पांचों की पांचों संज्ञाओं को। तो स्टार्ट करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं, पहला वर्गीकरण देखेंगे जीवंतता के आधार पर। अब देखो, जो जीवंतता के आधार पर वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो प्राणीवाचक, एक होता है अप्राणीवाचक। अर्थात जिन वस्तुओं में जीवन होता है उन्हीं को ही हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिनमें प्राण होते हैं उन्हीं को ही आप प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के में क्या है, प्राण होते हैं। घोड़ा, प्राण होते हैं। पक्षी, इनमें सब क्या है, जितने भी है। जैसे मनुष्य, पूरी मानव जाति को ले लो, मनुष्य ले लो, कुछ और भी ले सकते हैं, हाथी ले लो, आप कुछ भी ले लो, जिनमें कुल मिलाकर जीवन है, वे आपके सबके सब प्राणीवाचक की संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। अर्थात वस्तु की जीवंतता के आधार पर जो संज्ञा का वर्गीकरण होता है वो प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा में होता है। अप्राणीवाचक का मतलब होता है, तो देखो ए जो होता है एक विपरीतार्थक शब्द होता है, अर्थात ये उपसर्ग होता है। जैसे ही लगेगा ऐसे ही शब्द को उल्टा कर देगा। तो प्राणीवाचक में ए लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक जिसमें प्राण नहीं होते, जैसे पेड़, ईंट, दीवार, ये सब क्या है, ये सब अप्राणीवाचक संज्ञा के ही उदाहरण होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, दूसरा वर्गीकरण होता है हमारा, दूसरा वर्गीकरण होता है गणना के आधार पर। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको गिना जा सकता है, जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता हो उसे गणनीय कहते हैं। जैसे आम, कक्षा में विद्यार्थी हूँ तो कक्षा के विद्यार्थी भी गिने जा सकते हैं और स्कूल के विद्यार्थी भी गिने जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अगणनीय होते हैं। अर्थात अगणनीय कौन से, जैसे दूध, आप दूध की क्या गणना कर सकते हैं, नहीं, दूध को केवल क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे ही पानी, पानी की आप गणना करके बता सकते हैं कि कितने पानी है, नहीं, तो वहां भी क्या होगा, ये मापे जाते हैं, तो ये अगणनीय होते हैं। अर्थात इनको, इनकी गणना नहीं की जा सकती, केवल नापे जा सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 4 किलो है, 5 किलो, तो इस प्रकार से ये नापे जा सकते हैं, केवल और केवल। नेक्स्ट है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण होगा वो होगा व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थात कैसे, देखो, रूढ़ शब्द, रूढ़ संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनके टुकड़े संभव नहीं है। जैसे आम है, आम के क्या कोई टुकड़े कर सकते हो आप, जैसे आम, ऐसे लिख दो आ, धन में। तो क्या कोई शब्द है ये, इसके आपने टुकड़े तो कर दिए, लेकिन क्या कोई शब्द बनता है, नहीं, कोई शब्द नहीं बनता। जैसे घर है, घर के आप टुकड़े कर दो तो घर है, अब घे अलग हो गया, रे अलग हो गया, तो ये तो क्या बन गए, ये तो व्यंजन है आपके। तो ये कोई शब्द नहीं बनते, इसी वजह से क्या होते हैं, इनके टुकड़े संभव नहीं है। इसका मतलब जो रूढ़ संज्ञाएं होती हैं उनका कोई भी, उनके आप टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे घर, हाथ, पैर, मुंह, इन शब्दों के आप टुकड़े संभव नहीं है, तो इसी वजह से क्या कहलाते हैं ये योग रूढ़ की संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट आपका यौगिक। अब यौगिक संज्ञाएं कैसी होती हैं, तो यौगिक संज्ञाएं वे होती हैं जिनके खंड किए जा सकते हैं, अर्थात जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा शब्द हो जिसके टुकड़े किए जा सकते हो, वो यौगिक संज्ञाएं कहलाती हैं। अर्थात जैसे हिमालय, तो यदि आप हिमालय को देखें तो हिमालय में कैसे देखेंगे, हिमालय का संधि विच्छेद कर दो तो हिम, धन, आल्य, तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। तो दोनों के वर्ड बनते हैं, इसका मतलब तो हिम का भी अर्थ निकलता है और बर्फ का भी अर्थ निकलता है। ऐसे ही पुस्तकालय, तो पुस्तकालय को कैसे तोड़ेंगे, पुस्तक, धन, हल्ले, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, विद्या, धन, अर्थी, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोनों के अर्थ निकलेंगे, तो वो यौगिक संज्ञाएं कहलाएंगी आपकी। ऐसे आप देखते हैं योग रूढ़, योग रूढ़ में क्या होगा, देखो, यहाँ से भी यौगिक ले लिया, यहाँ से भी रूढ़ ले लिया, इसका मतलब दोनों को मिला दिया इसने। तो खंड जो होंगे वो सार्थक होंगे, लेकिन अर्थ खंड शब्द से निकलने वाले अर्थ से भिन्न होगा। क्योंकि देखो यहाँ तो हमने कुछ और ही अर्थ निकाल लेते यौगिक में, लेकिन जब दोनों को तोड़ेंगे तो अर्थ कुछ और ही देंगे वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंकज ले लो, तो पंकज में पंख को अलग कर लो और जय, जय को अलग कर लो, तो ये क्या है, जय क्या है, जैसे, जैसे मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अर्थात पंख का मतलब है पानी में जन्म लेने वाला, पानी, अर्थात पानी में जन्म जन्म लेने वाले को ही हम क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। अर्थात कमल को कह रहा है, वो कमल की बात कर रहा है, कमल के फूल की। तो इसका मतलब जो पंकज जो पर्यायवाची है वो कमल का पर्यायवाची कहलाएगा।
तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अर्थात योग रूढ़ में ध्यान रखना कि टुकड़े तो होंगे, सार्थक होंगे, लेकिन अर्थ अलग अलग निकालेंगे वो। जबकि यहाँ पर अर्थ क्या है, अर्थ यहाँ पर समान निकालेंगे यौगिक में, और योग रूढ़ में अर्थ वो अलग निकालेंगे। नेक्स्ट, अब देखो अर्थ के आधार पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थ के आधार पर क्या होता है। तो चौथा वर्गीकरण जो होगा वो अर्थ के आधार पर होता है, और अर्थ के आधार पर संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। तो देखो व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्ति का मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है वो, अर्थात व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो अभी हम मोटा मोटा आंकड़ा ले रहे हैं, हालांकि इन्हें डिटेल में ही पढ़ेंगे अभी और आगे हम चलकर। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, या तो वो किसी व्यक्ति का बोध कराएगी या फिर वो किसी स्थान का बोध कराएगी। जैसे यदि मैं व्यक्ति की बात करूं तो व्यक्ति में आप तुलसीदास ले लो, कबीरदास ले लो, गांधी जी ले लो, उसी तरीके से किसी राम ले लो। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात जब भी हम किसी के नाम को संबोधित करेंगे तो इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कर रहे हैं, और व्यक्ति में क्या होगा, उस व्यक्ति को जो कर रहे हैं वो क्या है, वो एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी स्थान का बोध करा दिया जाए तो जैसे आप देखेंगे दिल्ली, कानपुर, मेरठ, मुंबई, ये सब क्या है, ये सब आपके स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे ही गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्तिवाचक का बोध कराएंगी ये। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा होती है नंबर 2 पर, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे जैसे मैं कह दूं राम, मोहन, सोहन, सोहन, गीता, रीता, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि इनको कोई एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए सभी को, तो ये क्या है, ये पूरी जाति का बोध कराएगी, और इसे हम कह देंगे मनुष्य। इसका मतलब रीता, सीता, मोहन, सोहन जो भी हैं, ये सब कौन है, मनुष्य। अर्थात जब हम किसी पूरी जाति का, किसी पर्टिकुलर पूरी जाति का बोध कराएं, तो वहां पर हम उसको जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मनुष्य, आप नदी में भी ले सकते हैं। जैसे नदी में आप कहते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और जो कृष्णा, जितनी भी होती हैं ये नदियां, यदि आप इनका नाम ले रहे हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। लेकिन यदि आप इन्हें देख रहे हो कि एक जाति के रूप में, ये इनका नाम क्या है, नदी है, तो नदी है, तो ये सब नदियों के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब नदी का नाम लोगे तो वो क्या होगी, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दर्शाएगी आपको, क्योंकि वो नदी जो है वो पूरी जाति का बोध करा रही है। जितनी भी नदियां हैं, क्या देखो नाम तो हमने अलग अलग रख रखे हैं, लेकिन यदि हम पूरी एक जाति का बोध कराएं तो वहां पर हम नदी का ही नाम लेंगे। उसी तरीके से आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक संज्ञा में पूरे समूह की बात की जाती है, वहां पर समूह का बोध कराया जाता है। जैसे गिरोह, गिरोह का मतलब वहां पर एक से अधिक व्यक्ति होंगे। ऐसी दल, यदि कहीं सभा हो रही है तो सभा में क्या होगा, एक से अधिक व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो जब हमें पूरे समूह का बोध कराना होता है तो हम उसे, उस क्षेत्र को, पर्टिकुलर क्षेत्र को समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रख देते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जब किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाती है। जैसे आप देखते हैं चांदी, सोना, लोहा, उसी तरीके से घी, घी भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी, घी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये सब क्या है, तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आती है। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराती है। अर्थात जब हम व्यक्ति के भावनाओं का आदर करते हैं या उसकी अच्छाई या बुराइयों को देखते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे आपने कभी अच्छाई देखी है, आपने कभी चौड़ाई देखी है, नहीं, केवल उन चीजों को महसूस किया जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम जब अच्छा लड़का है तो अच्छा क्या है, इसमें अच्छा जो है वो भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। अर्थात अच्छा है वो, लेकिन वो अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो केवल महसूस किया जा सकता है उसके गुण धर्म के आधार पर। नेक्स्ट, अब आ जाओ, देखो थोड़ा सा वर्गीकरण हम डिटेल से देखते हैं इनको कि हम किस तरीके से लेते हैं। तो पहला वर्गीकरण जो होता है, वस्तु की जीवंतता, आजीवंतता के आधार पर प्राणीवाचक संज्ञा तथा अप्राणीवाचक संज्ञा के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे जीवंतता की बात करें तो वहां पर लड़का आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा। ये सब जीवंतता के आधार पर है, अर्थात प्राणीवाचक श्रेणी में आते हैं। जबकि पेड़, ईंट, दीवार आदि में जीवन नहीं है, तो ये क्या आएंगे, ये अप्राणीवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा है वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण जो कहलाता है वो आपका गणना के आधार पर वर्गीकरण कहलाते हैं।
जिन्हें गिना जा सकता है वे गणनीय कहलाते हैं, जैसे आम, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। जबकि जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें अगणनीय कहते हैं, जैसे दूध, पानी, और भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो वर्गीकरण था, वो तीसरा वर्गीकरण था व्युत्पत्ति के आधार पर। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़, अभी बताया आपको, वे संज्ञा जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात जिनके टुकड़े संभव नहीं है, उन्हीं को हम कहते हैं रूढ़ संज्ञा। जैसे आम, आम को आप तोड़ो, आ लिख लो, मैं लिख लो, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घर लिख लो, घर को घ को अलग लिख लो, रे को अलग लिख लो, जो जब आप इन्हें तोड़ कर देख रहे हो तो क्या कोई अर्थ निकलता है? नहीं। उसी प्रकार ना तो हाथ का, ना ही पैर का, ना ही मुंह का कोई अर्थ निकलने वाला, इसलिए रूढ़ की श्रेणी में आते हैं। फिर आप देखेंगे यौगिक, वे संज्ञा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे सार्थक मतलब दोनों का अर्थ निकले, जैसे हिम, धन, आल्य, तो हिम, धन, आल्य, तो ये बन जाएगा हिमालय। ऐसे पुस्तक, धन, आल्य, ऐसी विद्या, धन, अर्थी, तो ये सब क्या है? विद्यार्थी। जैसे मैं आपसे कह दूं नयन, तो ने, धन, अन्न बन जाएगा। इस तरीके से भी आप इन्हें देख सकते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे संज्ञा जिनके खंड सार्थक हों, लेकिन अर्थ जो होगा, अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से क्या होता है? भिन्न हो। कुल मिलाकर सार्थक खंड तो होते हों, लेकिन देखो सार्थक खंड तो यौगिक के भी होते हैं, लेकिन सार्थक खंड के साथ साथ दोनों जब खंड जो जब दोनों को तोड़ देंगे तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। जैसे अभी आपको देखेंगे पंकज, पंकज में जो खंड करा हमने, पंक कर दिया और जय कर दिया, अर्थात पंक का अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला या कीचड़ में उगने वाला, अर्थात, और जो जय का अर्थ है वो है जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाले के लिए हम क्या बोलते हैं? उसी को ही पंकज बोलते हैं। जो कीचड़ में जन्म लेता है उसी को ही पंकज बोलते हैं, अर्थात कमल की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट है चौथा वर्गीकरण जो कर रहा है हमने अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके पांच भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। जैसे अभी आपको बताया गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। लेकिन यदि मैं कह दूं पहाड़, तो पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ना आकर क्या है? वो विश्व के जितने भी पहाड़ हैं सबको संबोधित करने का प्रयास कर रहा है, तो ये क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। लेकिन किसी पहाड़ का पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, जैसे अभी देखा आपने हिमालय, आल्पस, तो ये सब क्या है? अ, और भी ले सकते हैं आप, बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका, आल्पस पर्वत, रॉकी पर्वत, और आप देखेंगे नीचे आ जाएंगे तो एंडीज पर्वत, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये मैं कह दूं कि पहाड़ है, तो ये फिर पहाड़ होंगे, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएंगे। अब देखो कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी के तहत क्या क्या आते हैं? व्यक्तियों के नाम आते हैं, नदियों के नाम, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, गांवों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम की मैं देखें, जैसे तुलसीदास, महेश, राम, और भी हो सकते हैं। नदियों के नाम में देखें, गंगा, गंडक, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब आपके इसमें नदियों के नाम आएंगे। ऐसे झीलों के नाम में जो आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में, डल झील, बेकाल झील। समुद्रों में जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब आपके महासागरों में आ जाएंगे। पहाड़ों के नाम देखें, जैसे आल्पस, विंध्य, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, और भी हो सकते हैं। गांवों के नाम ले लें, जैसे कोटा, कबूलपुर, कोटवा, ये सब क्या है? ये सब गाँव के नाम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यदि मैं कह दूं गाँव, तो गाँव एक जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। ये आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नगरों के नाम देखें तो जैसे जौनपुर, बुलंदशहर, प्रयागराज, गोरखपुर। सड़कों, दुकानों और प्रकाशनों के नाम देखें तो अशोक, राजपथ, आदित्य प्रकाशन। तो ये सब क्या है? ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आएंगे। नेक्स्ट, महादेशों के नाम जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब क्या है? ये सब आपके महादेशों की श्रेणी में आते हैं। राज्यों के नाम जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ये सब जितने भी भारत के 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी बात कर रहा है। पुस्तकों के नाम, बहुत सारी पुस्तकें जैसे रामचरितमानस, सूरसागर, रामायण, बहुत सारी और भी हो सकती हैं। पत्र पत्रिकाओं के नाम भी हैं, जैसे दिनमान, अवकाश, जगत। त्योहारों के नाम और ऐतिहासिक घटनाओं के नाम भी आप देखने को मिलेंगे, जैसे गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, रक्षाबंधन, होली, गोलमेज सम्मेलन। ग्रह नक्षत्रों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे चंद्र, रोहिणी, सूर्य,
ये सब के सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आते हैं। महीनों के नाम भी अश्वनी, कार्तिक, माह, पूष, जेठ, वैशाख, आषाढ़, फाल्गुन, ये हमारे हिंदी नाम है। और जबकि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आपके अंग्रेजी वाले नाम है। तो दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब आपके दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यदि मैं कहता हूँ दिन, तो दिन एक आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिन में कितने होते हैं? 7 दिन आपके आते हैं। अब देखो नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे मनुष्य, नदी। अच्छा देखो पीछे देखो, जैसे मैंने आपको बताया महादेश, यदि मैं कोई कहते कि महादेश क्या है, तो महादेश एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन महादेशों के नाम आ जाए जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार मैं कह दूं राज्य, तो राज्य में आपके 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है? तो राज्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। ऐसी पुस्तक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। पत्र पत्रिका क्या है? जातिवाचक संज्ञा। त्योहार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ग्रह नक्षत्र जातिवाचक संज्ञा। महीनों के नाम जातिवाचक संज्ञा। दिनों के नाम जातिवाचक संज्ञा। ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। लेकिन ये जो है आपके, इनके नाम, पर्टिकुलर जो नाम है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे पशु, पक्षी, कीट, पतंगों के नाम देखें तो जैसे खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना, ये किसी पर्टिकुलर जाति को डिनोट कर रहे हैं आपके। जैसे फलों में, सब्जियों में, फूलों के नाम देखें जैसे आम, केला, परवल। ऐसे ही सवारियों के नाम, नाव, मोटर, रेल, साइकिल। संबंधियों के नाम भाई, बहन, और भी हो सकते हैं आपके। उसी तरीके से आपके समूहवाचक संज्ञा होती है। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो पदार्थों के समूह का बोध कराती है। जैसे गिरोह हो जाए कोई पूरा, कोई दल आ जाए, कोई सभा हो जाए, कोई सेना हो जाए, कुल मिलाकर एक से अधिक व्यक्ति जब वहां पर बैठे होंगे, तो उसी को ही हम समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी का नाम देते हैं। जैसे आप देखें स्कूल, स्कूल भी क्या है? स्कूल भी एक तरीके से, स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो भी एक समूहवाचक संज्ञा ही होती है। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, वो भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा होगी वहां पर। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक क्या होती है? किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे चांदी, घी, पानी, पीतल, और भी हो सकते हैं, सोना ले लो आप, कॉपर ले लो आप लोहा रख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपकी द्रव्यवाचक श्रेणी की में ही आती है। नेक्स्ट आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होती है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। क्यों? क्योंकि ना तो हम किसी के धर्म को देख पाते, ना ही व्यक्ति के गुणों को, लेकिन उसकी जब बोल चाल से देखेंगे तो उसके भाव और गुणों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे अच्छाई, यदि किसी के अंदर गुण अच्छे हैं तो वो अच्छाई दिखाएगा। यदि किसी के गुण अच्छे नहीं है किसी के अंदर, तो वो उसके अंदर कैसे होंगे? फिर वो बुराई दिखाएगा। इसका मतलब बुराई भी एक भाव है उसका। अच्छा बुरे से मतलब नहीं है, लेकिन बुराई भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आएगी। चौड़ाई, अब इसमें देखो कुछ गुण के आधार पर होती है, कुछ भाव के आधार पर, कुछ अवस्था के आधार पर, कुछ माप के आधार पर, कुछ क्रिया के आधार पर, कुछ गति के आधार पर, कुछ स्वाद के आधार पर, और कुछ मूर्त भावनाओं के आधार पर। जैसे गुण के आधार पर देखें तो कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य। ऐसे ही भाव के आधार पर देखें तो कृपणता, मित्रता, शत्रुता। अवस्था के आधार पर देखें तो जवानी, बचपन। ऐसे ही माप के आधार पर देखें तो ऊंचाई, चौड़ाई। अब यदि आप क्रिया के आधार पर देखोगे तो दौड़ धूप, पढ़ाई, लिखाई, ये सब क्या है? क्रिया है। गति में देखें तो फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती। लेकिन इन्हें आप केवल महसूस कर सकते हैं, ये दिखाई नहीं देती आपको। स्वाद लेंगे जैसे कड़वापन है, कसैलापन है, विकास, तीखापन है। अमूर्त भावनाएं होंगी जैसे करुणा है किसी के अंदर, किसी के अंदर क्षोभ है, किसी के अंदर दया है। तो देखो ये जो हो जाता है, ये आपका हो जाता है संज्ञा वाला चैप्टर फिनिश। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप। कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर भी आप मेल करके बता सकते हैं कि यदि कोई से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कोई सा हिंदी का कोई भी टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हो। क्योंकि हम यहाँ पर एक क्रम से हम लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर मैं आपको क्रम में पढ़ा रहा हूँ। और यदि आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो नोट्स की फॉर्म में, तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल कर दीजिए, मैं आपको वहां पर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, कोई से कोई भी एक को नीचे ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।